Hello students, welcome to Dikshant Sarutech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to start our second topic, which name is nutrition in animals. Student, this is the first part of this topic or this chapter, and this chapter is going to be completed in total 3 parts, and after this part we have to study 2 more parts. And in chapter 1 we already studied about the nutrition in plants, and it is the relation of this first chapter, and this chapter is nutrition in animals. प्यारे बच्चों, फिर से आपको दीक्षांत सरूटेक में एक बार और स्वागत करते हैं हम। मैं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर जो है, आज क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसको लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और जो चैप्टर 1 था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसको ऑलरेडी हम लोग कई पार्ट में देख चुके हैं। उसके एक्सप्लेनेशन को, इसके कंसेप्ट को, उसके थ्योरीज को, जो भी था उसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग अपने इस सेकंड चैप्टर का यानी सेकंड टॉपिक को, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा ये जो है फर्स्ट पार्ट है। और इसके बाद हम लोग 2 पार्ट और पढ़ेंगे, उसमें जाके अपने पार्ट 3 में इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है बाबू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में जो आप लोग पढ़े थे, आप लोग को याद होगा, इस चैप्टर में यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट, इस चैप्टर में पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको हम बता दें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू हम दिए हुए हैं कि कंप्लीट इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर एनिमल्स में न्यूट्रिशन हो रहा है तो इस एनिमल्स के न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से स्टेजेस से ये न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स को करके इस न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल में ही न्यूट्रिशन सबसे बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। यानी हम लोग बात करेंगे अमीबा में, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर अमीबा के न्यूट्रिशन को पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे ह्यूमन बींग पे, और ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन को पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे अपने रूमिनेंट्स पे। हम लोग कहाँ चलेंगे? अपने रूमिनेंट्स पे। ठीक है, तो ये तो हमारा इंटायर चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू था। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो हमारा पार्ट 1 होगा, इस पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस पार्ट 1 में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमारे न्यूट्रिशन जो वर्ड है, इस न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका हम लोग क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। न्यूट्रिशन शब्द का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इस न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूट्रिशन स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने स्टेप में सबसे पहला स्टेप पढ़ेंगे कौन सा, इंजेक्शन का, इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक जानेंगे, ऐसे इंजेक्शन, डाइजेशन जो भी हमारा स्टेप्स है उसके बेसिक्स को जानेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में उसके कंप्लीट फंक्शन को, उसके कंप्लीट प्रोसेस को जानेंगे। ठीक है, तो इंजेक्शन के बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अपने स्टेप जो कि है एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा हम लोग जानेंगे, और लास्ट जो कि होगा इजेशन। ठीक है, इंजेक्शन से शुरू होगा, इंजेक्शन से शुरू होगा और इजेशन पे आके खत्म होगा। सबसे पहला हमारा होगा इंजेक्शन, दूसरा होगा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, और पांचवा जो होगा वो इजेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग आगे के सेशन को पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे कि पार्ट 2 में कौन कौन से पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस फर्स्ट पार्ट को, और देखते हैं कि हम लोग का सबसे पहला है क्या। सबसे पहले हमको क्या जानना है, जैसे आपको हम बताए ही थे कि आप लोग को एक ओवरव्यू मिल गया है कि हम लोग इस पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो कि आपको पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 के पार्ट 1 में भी आपको हम बताए थे कि न्यूट्रिशन का आपका बेसिक क्या होता है, कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो सुनिए, न्यूट्रिशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को इनटेक करता है। फूड को क्या करता है? इनटेक करता है। फूड को इनटेक करने के बाद उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद उसको उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है,
और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बाद उस एनर्जी को अपने ग्रोथ में क्या करता है, यूटिलाइज करता है। समझिएगा, अपने ग्रोथ में क्या करता है, यूटिलाइज फॉर ग्रोथ, अपने ग्रोथ में क्या करता है, यूटिलाइज करता है। देखिए एक यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट जैसा आपको बताए हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स इनटेक फूड, डाइजेस्ट इट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, produce energy from the absorbed food and utilize this energy for the growth. This entire प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। याद रखिए बाबू, इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, उस फूड को इनटेक करने के बाद डाइजेस्ट करता है, उस डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट को यानी जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, उस यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद उस एनर्जी को अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन का एक प्रॉपर नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन आपका वही न्यूट्रिशन होता है जिसमें आपका ये फूड को इनटेक करना, फिर डाइजेस्ट करना, फिर एब्जॉर्ब करना, ठीक है, फिर एसिमिलेट करना, या इंटायर प्रोसेस होते हो। इस न्यूट्रिशन को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम, आप, एनिमल्स जो भी हैं सब लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल आपके इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में या नॉर्मली न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स हैं, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। टोटल 5 स्टेप्स हैं बाबू। सबसे पहला स्टेप होगा इंजेशन का, इंजेशन का सबसे पहला स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप होगा डाइजेशन का, थर्ड स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन का, फोर्थ होगा एसिमिलेशन का, और फिफ्थ होगा इजेशन का। ठीक है, अभी अभी आप नाम जानो, नाम के बाद इसके बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इंटायर पार्ट्स में इनके बारे में बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा आपके लेवल तक जो आपको जानना है। ठीक है, तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये टोटल इंटायर 5 स्टेप्स हैं। किसके 5 स्टेप्स हैं, हमारे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के या होलोजोइक न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब हम इसी स्टेप्स को 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा स्टेप आएगा इंजेशन का। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, इंजेशन का। नाम में ही समझिएगा, नाम में ही लगा है इन का मतलब क्या है बाबू, कि अंदर आना, इन। ठीक है, तो इंजेशन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड। इंजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को क्या करता है, इनटेक करता है अपने बॉडी में। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी भी लिविंग थिंग्स के द्वारा अपने बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करना, फूड को खाना, फूड को लेना, फूड को अंदर डालना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंजेशन का जो प्रोसेस है ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। जैसे अमीबा जो है ये किसी और स्ट्रक्चर से अपना इंजेशन करता है, पैरामीशियम किसी और स्ट्रक्चर से इंजेशन करता है, मॉस्किटो किसी और स्ट्रक्चर से इंजेशन करते हैं, हम लोग अपने हैंड और माउथ का यूज करके इंजेक्शन करते हैं। तो बेसिकली ये जो इंटायर किंगडम है हमारा अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म का, इसमें इंजेक्शन करने का तौर तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर जो होते हैं इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल वो आपके डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस अमीबा का। आपको दिख रहा होगा ये अमीबा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, आपको इन सब का आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जिस चीज का आवश्यकता है उसको बताते हैं। ये अमीबा है जो कि आपका बिल्कुल इरेगुलर शेप का होता है। इस अमीबा के पास अपना कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है, ये इलोंगेट करते रहता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है। ठीक है, ये ऐसा आपका नहीं है कि ये सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ओवल है, स्पाइनल, ये तो कोई परफेक्ट शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का होता है। अब ये जो अमीबा है आपको दिख रहा होगा, इस अमीबा के बाहर जो इसका बाउंड्री है इस पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। देखिए ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया जो होगा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है किसमें, इंजेक्शन में। यही स्यूडोपोडिया है जो इसमें इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अमीबा में
इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये स्यूडोपोडिया, ठीक है। उसके बाद है ये फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है, तो जब अमीबा के अंदर फूड जाता है तो उस फूड के चारों तरफ एक सर्कुलर शेप बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। फिर है हमारा ये न्यूक्लियस, ये हमारा अमीबा के सेंटर में होता है स्फेरिकल पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम बात करें इस अमीबा का, तो अमीबा में अभी आपको हम बताएं कि अमीबा का कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर है जो इस इंजेक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो अमीबा के अंदर ये स्यूडोपोडिया नाम का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, यही क्या करता है, इसके अंदर इंजेक्शन का प्रोसेस करता है या इसके अंदर फूड को इनटेक करता है। अब कैसे करता है ये आपको थोड़े ही देर बाद हम बताने वाले हैं, जब इस अमीबा के कंप्लीट न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैरामीशियम पे। ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम के बॉडी को आप देखो, पैरामीशियम के बॉडी के बाउंड्री पे आप ये देख रहे हो कि ये हेयर्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ये क्या है, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। इस हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं, सिलिया। अब ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसके आसपास इसके आपके क्षेत्र में, इसके रेंज में कहीं भी अगर फूड पार्टिकल्स को ये दिख जाता है, तो ये सिलिया यानी कि पैरामीशियम उस फूड पार्टिकल्स के पास जाता है और अपने इस सिलिया की मदद से उस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर फंसा लेता है और फंसाने के बाद अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेता है। तो अगर ये सिलिया ना हो तो ये फूड पार्टिकल्स जो होंगे इस पैरामीशियम के बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होंगे। ये आपका पैरामीशियम जो है इस सिलिया की मदद से ही अपने फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर, अपने बॉडी के बाउंड्री पे क्या करता है, फंसाता है, और ये सिलिया उस फूड पार्टिकल्स को इसके बॉडी के अंदर इनगल्फ करते हैं, इसके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। इस तरीके से पैरामीशियम क्या करता है, अपने फूड को इनटेक करता है, ठीक है। अब ये बहुत ही कॉमन आपका ये इंसेक्ट है, आप सभी लोग जानते होंगे, अभी बहुत ज्यादा लग भी रहा है हमारे सुबह शाम के टाइम में। मॉस्किटो क्या करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, पहले किस तरह का फूड लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये फूड का है, तो खून चूसते हैं ना। तो ये जो हमारे लिए, जो हम लोग बोल रहे हैं खून चूसते हैं, तो उनके लिए तो फूड ही ना है। ये क्या करते हैं, अपने फूड के लिए एनिमल्स के ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं, और उसी ब्लड से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट अपने अंदर एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं या एक्वायर करते हैं। अब ये जो मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो के पास अपना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको चुभा के आपके बॉडी में वो क्या करता है, ब्लड को सक करता है, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फीडिंग ट्यूब। क्या बोलेंगे, फीडिंग ट्यूब। एक्चुअल में ये फीडिंग जो वर्ड है, फीडिंग ट्यूब, तो ये फीडिंग जो वर्ड है, ये फीडिंग वर्ड बना है फीड से। फीड का मतलब होता है कि फूड को ऑब्टेन करना, फूड को क्या करना, ऑब्टेनिंग फूड, फूड को प्राप्त करना। यानी कि ये मॉस्किटो जो है, ये जिस ट्यूब से अपने फूड को ऑब्टेन करता है, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, फीडिंग ट्यूब बोलते हैं, या फीडिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अमीबा, पैरामीशियम और मॉस्किटो की कहानी, कि ये कैसे अपने इंजेक्शन के प्रोसेस को अपने ही बॉडी में पाए जाने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब चलिए, इंजेक्शन तो आपने कर लिया, यानी कि आप अपने बॉडी के अंदर क्या कर लिए, आप अपने बॉडी के अंदर फूड इनटेक कर लिए। अब क्या उस फूड को सिर्फ इनटेक कर लेने से उस फूड में से एनर्जी मिल जाएगा? क्योंकि अगर आप, बाबू एक बात समझ लो, कि अगर आप फूड को इनटेक कर रहे हो, तो उस फूड को इनटेक करने का पर्पस क्या है? सब कोई फूड को इनटेक करता है उसमें से एनर्जी को क्या करने के लिए, गेन करने के लिए, कि हम फूड खाएंगे, ये फूड हमारे बॉडी में जाएगा और उस फूड से हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो क्या उस फूड को नॉर्मली बॉडी के अंदर इनटेक कर लेने से, फूड को बस खा लेने से, अपने माउथ में चबा के घोट जाने से, क्या उससे एनर्जी मिल जाएगा हम लोग को? नहीं। जब तक ये आपका फूड जो है, फूड जो कि आप इनटेक किए हो, ये फूड जो है ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, कंप्लीटली आपका छोटे छोटे पार्ट्स में जब तक टूटेगा नहीं, तब तक उसमें से न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं निकलेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालने के लिए, समझिएगा, इस न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालने के लिए इस फूड का ब्रेक होना, इस फूड का टूटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये फूड जो है जब तक टूटेगा नहीं, तब तक इसमें से आपका न्यूट्रिएंट बाहर नहीं निकलेंगे।
तो आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में इस फूड का टूटना जो है लगातार होता है। जैसे आपने फूड खाया तो ये फूड जो है अपने छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना जो है वो स्टार्ट करता है, ब्रेक होना स्टार्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। और जो भी आप कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड के खाए, जैसे मान लो कि आप रोटी का टुकड़ा खा रहे हो, तो रोटी के टुकड़ा को घोट जाओगे तो उससे एनर्जी नहीं निकलेगा। जब तक वो रोटी का टुकड़ा इतने छोटे पार्ट में ना कन्वर्ट हो जाए कि जिस पार्ट से न्यूट्रिएंट बाहर निकल सके, तब तक उसमें से एनर्जी ना निकलेगा। तो ये रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट निकल सके, उस न्यूट्रिएंट से हम लोग एनर्जी ले सके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। जो आपका डाइजेशन होता है यह आपके इंजेक्शन के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे तुम फूड को लेके अपने मुंह में डाले, चबाना स्टार्ट किए, तो जो दांत का काम है जो तुम चबा रहे हो, वहीं से आपका डाइजेशन जो है वो चालू हो जाता है। यानी फूड का डाइजेशन स्टार्ट आपके माउथ से ही हो जाता है और एंड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। यानी फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खत्म होता है। ये कैसे होता है, तो माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो जर्नी है, जो सफर है फूड का, इसको आपको हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। थोड़ा सा आप वेट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन का। यानी कि अब आपने दो स्टेप को कर लिया, ध्यान से मुझे रिलेट करते रहिएगा, ठीक है। आपने फूड को क्या किया, इंजेस्ट कर लिया, यानी कि आपका इंजेक्शन का काम हो गया। इंजेक्शन का मतलब कि आपने फूड को इनटेक कर लिया, फूड को आपने इनटेक कर लिया। फूड को इनटेक करने के बाद आपने उस फूड को डाइजेस्ट भी कर दिया। डाइजेस्ट का मतलब कि आपने उस फूड को अच्छी तरीके से ब्रेक कर लिया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब इस फूड को इंजेस्ट करने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है कि इस डाइजेस्टेड फूड में से या इस आपके फूड के पार्टिकल्स में से, फूड के टुकड़े में से, फूड के पार्ट्स में से आप किसको एब्जॉर्ब करो, आप न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करो। तो जब आपका फूड अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में। खैर ये सब कुछ आगे जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन फिर भी आपको ओवरव्यू के लिए आपको बता देते हैं कि जब आपका फूड ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, तो फूड के कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद, फूड के कंप्लीटली टूटने के बाद, उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल्स में आपके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनका नाम है विल्ली, इस विल्ली के द्वारा क्या किया कर लिया जाता है, उस फूड में से, उस डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देख सकते हैं आपकी द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। कौन सा प्रोसेस, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस। कहां से, तो डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस किस लिए, अपने सेल्स के अंदर उस न्यूट्रिएंट्स को डालने के लिए, ताकि सेल उसमें से एनर्जी को क्या कर पाए, गेन कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो देखो बाबू, सारे जो प्रोसेस हैं, सारे जो स्टेप हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप बस ये याद रखते हो कि देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन और पहले इजेशन डाल दोगे, फिर एसिमिलेशन डाल दोगे, फिर इंजेशन, ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पहले हमेशा कौन आएगा, इंजेशन ही आएगा, क्योंकि जब तक तुम खाना खाओगे नहीं तब तक उस खाने को तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई काम करेगा नहीं। तो सबसे पहला आपका आएगा इंजेशन, और फिर खाने को खा लिए तो फिर उसका आपका टूटना बहुत जरूरी है, तो फिर होगा डाइजेशन। डाइजेशन, इंजेशन के तुरंत बाद होगा डाइजेशन। आप डिसअरेंजमेंट में इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका अरेंजमेंट जो है वो फिक्स है, इसका अरेंजमेंट जो है वो फिक्स है। तो सबसे पहला आपका हो गया किसका, इंजेशन का। इंजेशन के बाद दूसरा आपका प्रोसेस हो गया किसका, डाइजेशन का। डाइजेशन के बाद जो तीसरा आपका प्रोसेस होगा, ये भी अभी आपने से जाना, किसका, एब्जॉर्प्शन का। और एब्जॉर्प्शन के बाद चौथा अब जो प्रोसेस होने जा रहा है ये होगा एसिमिलेशन का। अब एसिमिलेशन क्या होता है ये आप समझो। देखो,
एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है। चौथा जो स्टेप है हम लोग का एसिमिलेशन का, इसको हम लोग बात करते हैं कि एसिमिलेशन क्या होता है। तो अब आपके पास जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब उस न्यूट्रिएंट्स में से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया है, उस न्यूट्रिएंट में से किसको प्रोड्यूस करने की जरूरत है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने की जरूरत है। अब उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रोथ नहीं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रोथ नहीं, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, किसके लिए, फॉर ग्रोथ, एनर्जी फॉर ग्रोथ, ठीक है, इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। फिर से आप सही कर दिए, आप देख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि जो भी आपके डाइजेस्टेड फूड में से यूजफुल सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, उस एब्जॉर्ब्ड फूड में से अब क्या करना है, हमको एनर्जी को प्रोड्यूस करना है और उस एनर्जी को अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करना है, अपने सेल्स के रिपेयरिंग के लिए यूटिलाइज करना है या सेल्स के फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज करना है। दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी एब्जॉर्ब्ड फूड में से एनर्जी को प्रोड्यूस करना और उस एनर्जी को अलग अलग पर्पस में यूटिलाइज करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आपका एसिमिलेशन। अब रही बात कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इस एनर्जी का कौन कौन सा यूज हो सकता है। तो सबसे पहला, उस एनर्जी को आप अपने ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, उस एनर्जी से आप अपने सेल्स को रिपेयर कर सकते हो, जो आपके वर्न आउट सेल्स होते हैं उस सेल्स को आप क्या कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। और तीसरा जो है वो है कि आप अपने न्यू सेल का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है, न्यू सेल का फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल का आप फॉर्मेशन कर सकते हो। तो उस एनर्जी से आप ये तीन काम जो है वो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड फूड में से एनर्जी को प्रोड्यूस करके उस एनर्जी को अलग अलग पर्पस में यूज करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब देखिए, आपने इंजेक्शन समझा, आपने डाइजेशन समझा, आपने एब्जॉर्प्शन समझा, आपने एसिमिलेशन समझा। अब आपके एसिमिलेशन के बाद लास्ट आपका आता है इजेशन। देखिए, ये इजेशन आपका एक ऐसा लास्ट स्टेप है कि इसको आपके एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन से मतलब नहीं होता है। आपने जो फूड इनटेक किया, जरूरी नहीं है कि वो टोटल का टोटल फूड जो है वो क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। मैक्सिमम पार्ट अगर डाइजेस्ट हो जाता है, मैक्सिमम पार्ट अगर डाइजेस्ट होता है, तब भी आपके कुछ पार्ट ऐसे बच जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड रहते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसे बच जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो किसी भी कारणवश, रीजन कुछ भी हो कि उसको सही तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिल पाया या उसके पास डाइजेस्ट होने की एबिलिटी नहीं है, ऑयली फूड है, स्पाइसेस फूड है, अलग अलग तरीका, रीजन कुछ भी हो, अगर वो आपका अनडाइजेस्टेड है, डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाने के चलते वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आएगा तो जरूर, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो आपका इंटर कर जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने के बाद जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो इंटर कर जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ इंटर कर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद वाटर के साथ मिक्स होके वो फैसिस का फॉर्मेशन कर देगा। और ये फैसिस जो होते हैं ये आपके सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, या सॉलिड नहीं कह सकते आप इसको, सेमी सॉलिड कह दो, सेमी सॉलिड या जेली लाइक सब्सटेंस कह दो, ठीक है। तो सेमी सॉलिड वेस्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये सेमी सॉलिड वेस्ट जो है, ये आप जब बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह जाते हो तो उसमें आपके बॉडी के द्वारा निकाल दिया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। यानी आपके बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, आपके बॉडी के अंदर जो भी आपका फूड अनडाइजेस्टेड है, जो किसी भी कारणवश डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को आपके बॉडी से बाहर निकालने, रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड को आपके बॉडी से बाहर
बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इजेशन के बाद हम लोग अपना जैसे कि आपको बोले थे कि जब हम लोग पांचों स्टेप्स के बेसिक को जान जाएंगे, जैसे अभी हम लोग क्या जाने हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स कौन है, और उन पांचों स्टेप्स के बारे में दो लाइन समझे हैं कि उनका बेसिक्स क्या है, क्योंकि आगे अगर आपको हम पढ़ाएंगे तो उन पांचों स्टेप्स के नाम से आपको घबराना नहीं है, वो पांचों स्टेप्स के नॉलेज को आपको हम दे दिए, वो पांचों स्टेप्स जो हैं उनके क्या बेसिक्स नॉलेज हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल एमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। ये जो एमीबा हमारा एक एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार से होता है। न्यूट्रिशन बोले तो हम लोग एमीबा के अंदर क्या क्या देखेंगे कि एमीबा के अंदर इंजेशन कैसे होता है, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि एमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, फिर एमीबा के अंदर आपका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद आएगा एमीबा के अंदर एसिमिलेशन कैसे होगा, और एसिमिलेशन के बाद आएगा कि इसमें इजेशन कैसे होगा। ये पांचों चीज हम लोग देखेंगे कहाँ पे, इन एमीबा के अंदर ये सारे आपके जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होते हैं। तो एमीबा के बारे में पढ़ने से पहले हम एमीबा के बारे में आपको बता दें कि एमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि वन सेल, ओनली वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही सेल होते हो, उनको हम क्या कहते हैं, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये एमीबा भी जो होता है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है। अब इनके बॉडी में इंटायर प्रोसेस जो है वो उसी एक सेल के द्वारा या उसी एक सेल के कंपोनेंट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर से अपने टॉपिक पे, जो कि आपका है कि हमारे एमीबा के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए एमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है, पहली बात तो एमीबा आपका एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है और इसके अंदर आपके सेल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल का जो आउटर बाउंड्री होता है उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस सेल के एकदम कोर में जो सेल का सेंटर होता है, उस सेंटर पे ये जो सर्कुलर पार्ट या स्फेरिकल पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और इस सेल के अंदर जितने भी आपके छोटे छोटे आपके सर्कुलर पार्ट होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ एमीबा के सेल के कंपोनेंट थे। अब हम लोग आते हैं कि एमीबा जो है अपने शेप को और पोजीशन को बहुत जल्दी चेंज करता है, और यही प्रॉपर्टी जो है एमीबा का इसको अपने इंजेक्शन अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एमीबा का जो बॉडी होता है बहुत क्विकली अपने पोजीशन को भी बदल सकता है, और एमीबा का जो बॉडी होता है वो बहुत क्विकली, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम पे, बहुत जल्दी बहुत बार अपने शेप को ही बदल सकता है। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी है या ये जो प्रॉपर्टी है एमीबा का, ये इस एमीबा के न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एमीबा है ये एक या एक से ज़्यादा अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अब जो आपका स्यूडोपोडिया होता है ये इस एमीबा के अंदर फूड को इनटेक करने में बहुत ज़्यादा रोल को प्ले करता है। समझिए, आप इस पिक्चर पे समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए अपने फर्स्ट पिक्चर पे। ये आपका फर्स्ट पिक्चर है, ये आपका क्या है, एक एमीबा है, ये एक एमीबा है। यहाँ पे इसको ये फूड है, ये आपका ब्लू कलर का जो फूड दिखाई दे रहा है। अब ये एमीबा क्या करेगा, आराम से इस फूड के पास आ गया, और आने के बाद अपने इस स्यूडोपोडिया को, जो कि आपका यहाँ पे एक स्यूडोपोडिया दिख रहा है और ये स्यूडोपोडिया दिख रहा है, देखिए तो इस स्यूडोपोडिया, इन दोनों स्यूडोपोडिया में और इन दोनों स्यूडोपोडिया में अंतर क्या है, इनका जो आपका जो लेंथ है वो छोटा है, इन दोनों का लेंथ छोटा है और इन दोनों का लेंथ बढ़ गया। अभी आपको बताएं कि अपने बॉडी के साइज को कंटिन्यू और बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी के शेप को चेंज करने का मतलब कि जो ये स्यूडोपोडिया है
इस सूडोपोडिया को ये इलोंगेट भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो जब ये अपने फूड पार्टिकल्स के पास जाते हैं या फूड पार्टिकल्स को ये महसूस करते हैं तो वहां पे मौजूद जो इनका सूडोपोडिया होता है वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है। देखिए ये ऊपर वाला सूडोपोडिया जो है ऊपर से बढ़ गया है और ये छोटा नीचे वाला सूडोपोडिया जो नीचे से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो ऑटोमेटिक ये जो फूड है वो इनके घेरे में आ गया है, इनके आपके क्लोज में आ गया है, इनके कैप्चर में आ गया है और ये फूड जो है इनके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इनगल्फ हो जाएगा। तो अगर ये सूडोपोडिया, दोनों सूडोपोडिया अपने आप को इलोंगेट नहीं करते, अपने आप को बढ़ाते नहीं, तो ये फूड पार्टिकल्स इनके कैप्चर में नहीं आता। तो ये सूडोपोडिया जो है इस फूड पार्टिकल्स को इनके अपने अमीबा के बॉडी के अंदर भेजने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये जो फूड पार्टिकल्स मान लीजिए कि अमीबा के बॉडी के अंदर आ गया, ये तो इंजेक्शन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये फूड पार्टिकल्स अमीबा के बॉडी के अंदर आएगा तो इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक आपका सर्कुलर शेप बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल होगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर यहाँ इस क्षेत्र में से, ये जो क्षेत्र साइटोप्लाज्म का होता है, इस क्षेत्र में से डाइजेस्टिव एंजाइम भेजे जाएंगे। कौन से एंजाइम भेजे जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। अब ये डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर जाने के बाद पहले तो इस फूड को तोड़ देगा, पूरी तरीके से बस्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा और फिर ब्रेक करने के बाद ये उस वैक्यूल को भी क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और इस वैक्यूल में से जब आपका ब्रेकडाउन होगा, इस वैक्यूल में जब ब्रेकडाउन होगा तो पूरी तरीके से वो फूड जो है वो इस साइटोप्लाज्म में, ये जो क्षेत्र है साइटोप्लाज्म का, उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये देखिए आप यहाँ पे ये पूरा फैला हुआ है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब फूड का जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो उस फूड के एब्जॉर्प्शन में से आपके एनर्जी को क्या करेगा, ये अमीबा या अमीबा का जो न्यूक्लियस है उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या हो गया, आपका एसिमिलेशन हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये अमीबा जो है जितना फूड को इनटेक करेगा सबको डाइजेस्ट कर ही देगा, कुछ आपके अनडाइजेस्टेड पार्ट बचेंगे। तो देखिए अनडाइजेस्टेड जो पार्ट बच जाते हैं अमीबा के बॉडी के अंदर, उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को ये अमीबा अपने इसी सूडोपोडिया के हेल्प से क्या करता है, बाहर निकालता है। कैसे, तो जिस वक्त ये फूड को अंदर लेने के लिए अपने सूडोपोडिया को इलोंगेट किया था, बड़ा किया था, अब लास्ट में अपने अनडाइजेस्टेड पार्ट को साइड में लाएगा, फूड को साइड में लाएगा और अपने सूडोपोडिया को छोटा कर देगा। जैसे ही सूडोपोडिया को छोटा करेगा तो ऑटोमेटिक वो फूड पार्टिकल्स उसके बॉडी से बाहर निकल जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने इस पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक में एक अच्छे तरीके से हमने क्या पढ़ा, अपने न्यूट्रिशन को पढ़ा। किसके अंदर न्यूट्रिशन को पढ़ा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन को पढ़ा कि अमीबा जो कि आपका एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर आपका ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है उसको पढ़ा। और एक चीज आप कंक्लूड कर लो कि ये जो अमीबा है, इस अमीबा के अंदर की न्यूट्रिशन जो हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, तो इस अमीबा का जो सूडोपोडिया है, इस सूडोपोडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर ये सूडोपोडिया नहीं रहेगा तो दो आपका काम तो बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा, इंजेशन का, और लास्ट वाला कौन सा काम, इजेशन का। और ये दोनों काम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। क्योंकि अगर आपका इंजेक्शन नहीं तो न्यूट्रिशन चालू नहीं होगा, और अगर इंजेक्शन नहीं होगा तो फिर आपके बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है या अमीबा के बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, और बाहर नहीं निकल पाएंगे तो फिर उनके बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो फैल जाएंगे, वो डेथ कर सकते हैं या हम भी डेथ कर सकते हैं, या कोई भी एनिमल अगर उनका एजिशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनके बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके बॉडी में वो सारे वेस्ट मटेरियल फैल सकते हैं और उनका डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए इजेशन और का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा अमीबा है, इस अमीबा के न्यूट्रिशन में सूडोपोडिया का बहुत बड़ा रोल था, जो इंजेशन और इजेशन दोनों प्रोसेस को क्या किया था, अपने दम पे आपका किया था। ठीक है, तो इस पार्ट 1 में बाबू हम लोग अपने बेसिक्स को क्लियर किए। इस पार्ट 1 में हमने अपने न्यूट्रिशन को समझा। इस पार्ट 1 में हमने अपने न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स को समझा। जो हमारे न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं इसको हम लोग समझें कि हमारे न्यूट्रिशन के कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं, और उस 5 स्टेप के आपका बेसिक क्या है इसको हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं
सेकेंड पार्ट में, यानी इसी चैप्टर के इसी टॉपिक के सेकेंड पार्ट में, जहां हम लोग इस न्यूट्रिशन इन एनीमिया के बाद के टॉपिक्स को आपके सामने लेके आएंगे, उसमें हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन को समझेंगे, हमारी ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और ज़्यादा मात्रा में उसमें हम लोग अपने माउथ के इंटरनल स्ट्रक्चर, अपने टीथ के बारे में, अपने टंग के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इसी एनर्जी के साथ, इसी नए ऊर्जा के साथ नेक्स्ट पार्ट यानी इस पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।